हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लासिकल स्टडीज़। मैं लव शुक्ला आज आपको क्लास 8 का चैप्टर 8 जिसका नाम है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन पढ़ाने जा रहा हूँ। इस चैप्टर का सबसे पहले इंट्रो देखते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? सेल स्ट्रक्चर्स। मतलब सेल के स्ट्रक्चर में जितनी भी चीज़ें आती है, जैसे हमारी बॉडी का पहले एग्जांपल लेते हैं। हमारी बॉडी में आता है ऑर्गन सिस्टम्स, जैसे हो गए डाइजेशन ऑफ फूड्स, ठीक है, और भी बहुत सारे, लीवर हो गया, हार्ट हो गया, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। अब हम लोग अपनी बॉडी के बारे में देखते हैं। अब हम लोग क्या किसके बारे में पढ़ेंगे? हमारी जो सेल होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। उसकी बॉडी में क्या होता है, सेल की बॉडी में जैसे हो गए न्यूक्लियर, साइटोप्लाज्म, इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे और उनके फंक्शंस, वो क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। इस चैप्टर में और क्या क्या पढ़ेंगे? इस चैप्टर में हम लोग ये जानेंगे कि जो सेल है वो किसने डिस्कवर किया था, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। रॉबर्ट हुक इन 1665 ऑब्जर्व अ स्लाइस ऑफ कॉर्क अंडर अ सिंपल मैग्नीफाइंग डिवाइस। ठीक है, जो रॉबर्ट हुक थे उन्होंने 1665 में एक स्लाइसली एक पार्ट लिया कॉर्क का। कॉर्क क्या होता है? एक ट्री का पार्ट होता है, ठीक है। उसको ऑब्जर्व किया, उसे देखा किसमें? एक मैग्नीफाइंग ग्लास, वो जो आता नहीं है ज्योमेट्री के साथ फ्री में मिलता है, उसमें ऑब्जर्व किया। क्योंकि जो पहले का समय था उस टाइम इतना वेल डेवलप्ड माइक्रोस्कोप्स नहीं थे, इसलिए उन्होंने उसी में ऑब्जर्व किया। कॉर्क इज अ पार्ट ऑफ बार्क ऑफ ट्री। ये जो कॉर्क होता है ये किसका पार्ट होता है? एक बार्क ऑफ ट्री का पार्ट होता है, ठीक है। ही टुक थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क एंड ऑब्जर्व दैम अंडर अ माइक्रोस्कोप। उन्होंने एक छोटी सी स्लाइस ली कॉर्क की और उसे माइक्रोफोन में ऑब्जर्व किया। ही नोटिस पार्टियल बॉक्सेस ऑन कंपार्टमेंट इन अ स्लाइस टू, ठीक है। उन्होंने जो सारे बॉक्सेस थे उन्हें एक एक कंपार्टमेंट में ऑब्जर्व किया, ओके। हमने फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा? डिस्कवरी ऑफ सेल, कि किसने उस सेल को डिस्कवर किया। अब धीरे धीरे करके इन सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हैं, ठीक है। और ये सारे जितने भी पॉइंट्स हैं ये सारे बुक के पॉइंट्स हैं। इन्हें स्टार्ट करते हैं। अब एक बार सेल का छोटा सा पैराग्राफ देख लेते हैं। सेल जो होता है, बोथ ब्रेक्स इन बिल्डिंग अ सेल इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ यूनिट। जैसे ही एक ब्रिक की दीवार होती है, एक ईंट की दीवार होती है, वैसे ही एक सेल की भी दीवार होती है जो कि हमारी बॉडी में होती है, जिसे हम लोग कहते हैं बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट, ठीक है। आपने देखा होगा जो हमारी स्किन है वो भी किससे बनी होती है? एक सेल की एक लंबी दीवार, एक लंबी वॉल होती है, ओके। इसे हम लोग क्या कहते हैं? बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट कहते हैं। द एग ऑफ द hen represent a single cell and it is big enough to be seen in the unaided eyes। अब जो हमने एक हैन का एग, एक मुर्गी का एग जब देखते हैं तो उसमें जो येलोइश पार्ट होता है, येलो कलर का, वैसे उसे यॉल्क कहते हैं, ठीक है। वो क्या होता है? एक सिंगल सेल का होता है, ओके। ये पैराग्राफ खत्म होता है, नीचे जाते हैं। ऑर्गेनिजम्स ऑफ वैरायटी इन सेल नंबर, शेप्स एंड साइज। जो ऑर्गेनिज्म बहुत सारे नंबर, सेल्स और साइज में दिखते हैं। ये भी बहुत छोटा है, इससे भी धीरे धीरे करके बहुत छोटे छोटे पैराग्राफ्स हैं। बुक में बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े दे रखे हैं, बट मैंने कुछ पॉइंट्स बना रखे हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं इस वाले को, ठीक है। देयर आर मिलियंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, they are of different shapes and size, their organs are also in varying shape, size and number of the cells। अब यहाँ पर बहुत मिलियंस लाखों करोड़ों ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके पास डिफरेंट शेप्स होती है, साइज होती है। उनके जो ऑर्गन होते हैं, ऑर्गन जैसे लीवर हो गया, ये सब बहुत डिफरेंट होते हैं। सिर्फ ह्यूमन के ही पास नहीं होता ऑर्गन, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म जैसे एनिमल हो गए, ठीक है, ज़्यादातर लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास नहीं होता है। जैसे हम लोग प्लांट का एग्जाम्पल ले लेते हैं, ओके, और भी बहुत सारे, ठीक है। और इनके पास डिफरेंट शेप, साइज, स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है हमारा? नंबर ऑफ सेल्स। ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल्स आर कॉल्ड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। वो सेल्स, मतलब सॉरी, वो ऑर्गेनिज्म, वो जीव जंतु जो कि एक से ज़्यादा सेल का बना होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी मीनिंग मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। अब यहाँ पर देखते हैं एक बार ये जो वर्ड है इसे ब्रेक करते हैं। फर्स्टली ब्रेक कर देखते हैं मल्टी का मीनिंग क्या होता है? मैनी, मतलब बहुत सारे, और सेल्यूलर मतलब सिर्फ सेल, ठीक है, बहुत सारे सेल, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। अब नीचे जाते हैं। लुक एट फिगर ए एंड बी, बोथ ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल्स। अब हम लोग फिगर ए और बी को देखते हैं, दोनों ही सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। द सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या कहते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। जैसे ये दोनों फिगर, ये फर्स्ट वाला फिगर है अमीबा का, सेकंड है पैरामीशियम का। ये दोनों क्या है? सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। हम लोग वापस ऊपर जाते हैं और यहाँ पर थे ना, वेट अ मिनट, हाँ। अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा कैप्चर एंड डाइजेस्ट फूड। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जैसे अमीबा और
अमीबा जो होता है वो क्या करता है, कैप्चर फूड को जो होता है ना वो बाहर से कैप्चर करता है, उसे उठा लेता है, ठीक है, रेस्पिरेशन करता है मतलब सांस लेता है, एक्सक्रीशन करता है, ठीक है, वेस्ट मटेरियल को अपनी बॉडी से निकालता है और बढ़ता है और ग्रो होता है और रिप्रोड्यूस मतलब अपने में से और 2-3 बना लेता है, ठीक है। सिमिलरली फंक्शंस इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर कैरिड आउट बाय ग्रुप ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल। ऐसे ही फंक्शन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी होता है फॉर्म, जो कि डिफरेंट टिश्यू परफॉर्म करते हैं, ठीक है। और टिश्यू मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ, सेल जितने भी सेल होते हैं, एक खूब सारे ग्रुप ऑफ सेल मिलकर क्या बनाता है, टिश्यू बनाता है, और एक टिश्यू मिलकर क्या बनाता है, एक ऑर्गन बनाता है। देन ये टॉपिक भी हमारा खत्म हो गया। अब देखते हैं शेप ऑफ सेल, सेल की शेप। द चेंज इन द सेल shape is due to the formation of pseudopodia which fertilize movement and help to in capture of food। अब हमने अमीबा को देखा है, वो अपनी शेप चेंज कर कर फूड को खाता है। अब जब वो शेप चेंज करता है वो कैसे कर लेता है, ठीक है, एक प्रोसेस होता है जिसका क्या नाम होता है, प्रिसोडोपोडिया, यहाँ पर लिखा हुआ है फर्स्ट पॉइंट में, ठीक है। उसके थ्रू ये अपनी शेप चेंज करता है और फर्टिलाइज होता है बार बार, ठीक है, और डिफरेंट मूवमेंट करता है, वो अपनी शेप चेंज करता रहता है और मूवमेंट करता रहता है, किससे, प्रिसिडोपीडिया से, ठीक है, और इसी से वो खाना भी खा लेता है। अब a white blood cell WBC in the human blood is another example of single cell which change its shape। अब जो white blood cell होता है, ठीक है, WBC जो होता है वो हमने पढ़ा है कि हमारी बॉडी में 3 टाइप के ब्लड्स होते हैं, एक तो प्लेटलेट्स होती है, WBC और RBC, रेड ब्लड सेल, और वाइट ब्लड सेल होती है। सो जो वाइट ब्लड सेल होती है वो क्या होती है, एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होती है, वो अपना काम खुद करती है, बट वो खाना नहीं खाती WBC की तरह, वो एक आज़ाद सेल नहीं है, ये हम लोग कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जो अमीबा सेल होती है वो अपने आप ही अपना फूड खाती है, बट जो हमारे अंदर जो WBC सेल होती है वो फूड नहीं खाती, ओके। अब नेक्स्ट पॉइंट पर जाते हैं, द डिफरेंट शेप्स आर रिलेट टू देयर स्पेसिफिक फंक्शंस। अब यहाँ इस दुनिया में, मतलब इस दुनिया में तो नहीं, हमारी जो बॉडी होती है उसमें डिफरेंट टाइप की सेल्स होती है जिनके डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, जैसे स्पिंडल रेड ब्लड सेल्स इन ह्यूमन बींग्स। अब वो जो स्पेरिकल मतलब वो जो गोलाकार रेड ब्लड सेल होती है ह्यूमन बींग्स के अंदर, उसका भी एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। वो क्या होता है, वो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन, वेस्ट मटेरियल, फूड, प्रोटीन्स, इन सब को ट्रांसपोर्ट करता है एक पार्ट से दूसरे पार्ट। अब दूसरा क्या है, स्पिंडल शेप मसल सेल। अब स्पिंडल शेप की मसल सेल मतलब लंबी लंबी सी मसल सेल्स जो होती है और बीच में से मोटी, वो उसका भी क्या काम होता है, हमारी जो मसल्स हैं उन्हें मतलब हमारी बॉडी की मूवमेंट में वो काम आती है। और लॉन्ग ब्रांच नर्व सेल्स और लंबी सी नर्व सेल्स कौन सी होती है, जो कि हमारी बॉडी में कुछ भी फील होता है, कुछ भी लगता है, जलना कुछ भी होता है तो वो हमारी बॉडी में ट्रांसफर करती हैं, ठीक है। ये भी हम लोग 9th क्लास में पढ़ेंगे ब्रीफली। कंपोनेंट्स ऑफ सेल आर एनक्लोज इन अ मेम्ब्रेन। सारे कंपोनेंट्स, सारी चीज़ें जो सेल की होती हैं वो किसमें, एक जगह पर कैप्चर होती हैं, जिसके अंदर देखते हैं आगे, दिस मेम्ब्रेन प्रोवाइड शेप टू द सेल्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। जो कि एनिमल और प्लांट की सेल जो होती है उन्हें एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, ठीक है। सेल वॉल इज एन एडिशनल कवरिंग ओवर द सेल मेम्ब्रेन इन द प्लांट, इट गिव्स शेप्स एंड रिजिडिटी टू द सेल बैक्टीरिया सेल्स और ऑल्सो सेल वॉल। अब जो प्लांट सेल होती है, ठीक है, उसके पास सेल वॉल भी होती है जो कि उसे एडिशनली एक कवरिंग प्रोवाइड करती है, एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, ठीक है। और बैक्टीरिया के पास भी यही सेल वॉल होती है। एक बार मैं दोबारा बताता हूँ इस पॉइंट को, ये जो ह्यूमन सेल होती है इसमें ये इसके जो जितने भी कंपोनेंट्स होती हैं, जितनी भी चीज़ें होती हैं, जैसे न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, ये आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ये जितनी भी चीज़ें होती हैं ये सारी एक जगह पर कैप्चर होती हैं, एक जगह में बंद होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नहीं एक और बार मैं बता देता हूँ। और जो प्लांट सेल होती है उसके पास इसके भी एक और ऊपर एक लेयर होती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सेल वॉल होती है, जिसे हम लोग कहते हैं सेल वॉल, ठीक है। वो इसे और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। और ये प्लांट में ही क्यों होती है, क्योंकि जो प्लांट होता है वो स्टेशनरी होता है, फिक्स होता है, वो हिल डुल नहीं सकता, इसलिए उसके पास सेल वॉल भी होती है। अब यहाँ पर हमारा टॉपिक आ जाता है साइज ऑफ सेल, सेल का साइज। द स्मॉलेस्ट सेल इज 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर इन बैक्टीरिया। अब एक बैक्टीरिया के अंदर 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर लंबी एक सेल हो सकती है, ठीक है। एक बैक्टीरिया की जो सेल होती है वो कितनी लंबी होती है, 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर होती है, ठीक है। माइक्रोमीटर एक मेजर करने वाली यूनिट है, ठीक है। और जो सबसे बड़ी सेल होती है उसका वो कितनी लंबी हो सकती है, एक तो 170 मिलीमीटर से
130 मिलीमीटर तक, ठीक है। जैसे एक ऑस्ट्रिच का एग, ऑस्ट्रिच जो कि सबसे बड़ा पशु है, ठीक है, उसका जब एग में जो यॉल्क होता है उसकी लेंथ बता दी है यहाँ पर। देयर इज नो, अब नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, देयर इज नो रिलेशन इन द साइज ऑफ सेल ऑफ एलिमेंट एंड रैट बोथ हैव सेम टाइप ऑफ सेल्स। अब आप ये सोचेंगे कि जो एलिफेंट है और जो रैट है, दोनों की जो सेल्स होती है वो डिफरेंस होगी। क्यों? एलिफेंट बड़ा है इसलिए उसकी सेल अलग होंगी, और जो रैट है वो छोटा है इसलिए उसकी सेल अलग होंगी। ऐसा कोई डिफरेंस नहीं होता, दोनों की सेल्स जो होती हैं वो सेम होती हैं। यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दे रखी हैं। यहाँ पर जैसे ये वाली जो रेड कलर की पिक्चर है, ये रेड ब्लड सेल की, ठीक है। और ये जो ये साइड में पिक्चर है जिसमें खूब सारी चीज़ें हैं, इन्हें हम लोग क्या कहते हैं? नर्व सेल्स, ठीक है, जो कि हमारी बॉडी में मैसेज ट्रांसफ़र करती हैं। और ये अमीबा और ये पैरानीशियम, ठीक है। अब यहाँ पर मसल सेल्स की पिक्चर दे रखी है जो कि अभी हमने ऊपर पढ़ा था। अब यहाँ पर हमारा दूसरा टॉपिक आ जाता है, इसे पढ़ते हैं साइज ऑफ सेल्स। अब सेल्स के साइज, organ which together constitute the digestive system. Each organ in the system perform different functions such as digestion, assimilation and absorption. जो वो ऑर्गन्स जो कि एक साथ मिलते हैं और एक डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। ऑर्गन सिस्टम का एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेशन जो हमारा प्रोसेस होता है बॉडी में खाना पचाना, उसमें बहुत सारी चीज़ें लगती है, बहुत सारे ऑर्गन यूज होते हैं। ईच, अब स्टार्ट करते हैं आगे। ईच ऑर्गन इन द सिस्टम परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस सच एज डाइजेशन, एसिमिलेशन एंड एब्जॉर्प्शन। अब हर एक ऑर्गन के पास डिफरेंट फंक्शंस होता है, जैसे कि जो एक ऑर्गन हो गया जैसे हमारा स्टमच, उस पर क्या होता है? डाइजेशन होता है। एसिमिलेशन हो गया दूसरे ऑर्गन के पास, और तीसरे ऑर्गन के पास क्या हो गया? एब्जॉर्प्शन। ऐसे ही हर एक ऑर्गन के पास अलग अलग प्रोसेसेस होते हैं करने के लिए। अब आगे जाते हैं। सिमिलरली डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द प्लांट परफॉर्म स्पेसिफिक स्पेशलाइज्ड फंक्शंस। अब एक प्लांट में भी डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं जो कि स्पेशलाइज एक अच्छे से फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल रूट्स हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, जो रूट्स होती है प्लांट की वो किस में हेल्प करती हैं? उनकी एब्जॉर्प्शन में, वाटर एब्जॉर्प्शन और मिनरल्स में करती हैं। अब नीचे जाते हैं। ईच ऑर्गन इज फर्दर मेड ऑफ स्मॉलर पार्ट कॉल्ड टिश्यू। अब हर एक जो ऑर्गन होता है वो किससे बना होता है? एक पार्ट से कॉल्ड टिश्यू। मैंने आपको ये पहले भी बताया था। अ टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल। और ये जो टिश्यू होता है ये क्या होता है? एक जब बहुत सारी सेल एक साथ मिलती हैं तो वो क्या बनाती है? एक टिश्यू बनाती है। और खूब सारे टिश्यू मिलकर क्या बनाती है? एक ऑर्गन बनाते हैं। और डिफरेंट ऑर्गन मिलकर क्या बनाते हैं? एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे टॉपिक पार्ट्स ऑफ सेल, सेल के पार्ट्स, डिफरेंट पार्ट्स को पढ़ेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सो हमारा फर्स्ट टॉपिक है सेल मेम्ब्रेन। द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ सेल आर सेल मेम्ब्रेन। जो सबसे बेसिक कंपोनेंट्स है सेल का वो क्या है? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? जो आउटर लेयर, जो बाहर लेयर होती है सेल्स की, उसे हम लोग क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। अब नीचे जाते हैं। द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियर आर एनक्लोज विद इन द सेल मेम्ब्रेन। ये जो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियर होता है ये सेल के ही अंदर होता है, ठीक है। मैं एक बार बताता हूँ। ये वाला फिगर देखते हैं, ये रहा, अमीबा का एग्जांपल देते हैं। ये जो ये वाला पार्ट है ये, ठीक है, ये क्या है? न्यूक्लियर है। और ये जो ये फैला हुआ जेली सा पार्ट है, इसे ये क्या है? साइटोप्लाज्म। और ये जो बाहर में ये जो ब्लैक सी लेयर है ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। सो सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या क्या होता है? साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियर होता है। नीचे जाते हैं। अब हम लोग कहाँ पर थे हमारे? हाँ, यहाँ पर थे। सो द मेम्ब्रेन सेपरेट सेल फ्रॉम अनदर एंड ऑल्सो सेल फ्रॉम द सराउंडिंग मीडियम। अब ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है ये क्या करती है? सेल जो होता है उसे बाहर की चीज़ों से सेपरेट कर रखती है, ठीक है। और जो दूसरे सेल होते हैं उनसे अलग कर रखती है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज पोरस एंड अलाउ द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ये पोरस होती है, इसमें छेद हो रखे होते हैं, ओके। और ये सब्सटेंस डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंस की मूवमेंट में हेल्प करती है, ओके, जो कि अंदर से भी और बाहर से भी हेल्प करती है कि सब्सटेंस इधर उधर मूव करते रहें। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होते हैं? यही दूसरा नाम है सेल मेम्ब्रेन का, ठीक है, याद रखना। अब नीचे क्या दे रखा है? इन एडिशन द सेल मेम्ब्रेन देयर इज अनदर थिकर लेयर इन द सेल ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड सेल वॉल। अभी हमने ऊपर भी पढ़ा था कि ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है इसी के ऊपर एक और लेयर होती है जिसका क्या नाम होता है? सेल वॉल नाम होता है, ठीक है। बट ये ह्यूमन सेल के अंदर नहीं होती, हमारी सेल्स के अंदर नहीं होती, ये सिर्फ प्लांट की सेल्स के अंदर होती है। और ये क्यों होती है? क्योंकि प्लांट जो होते हैं वो स्टेशनरी होते हैं, वो फिक्स होते हैं, वो मूव नहीं कर सकते, तो उन्हें कुछ तो प्रोटेक्ट करने के लिए चाहिए होता है। तो वो क्या होता है? सेल वॉल, उस पर एडिशनल कवरिंग होती है। अब यहाँ पर टॉपिक आ जाता है साइटोप्लाज्म का। साइटोप्लाज्म होता क्या है?
अब इट इज़ अ जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर। ये एक जेली टाइप का सब्सटेंस होता है जो कि न्यूक्लियर के और जो सेल मेम्ब्रेन है उनके बीच में होता है। ठीक है, मैं एक बार दिखा भी देता हूँ। ये रहा, ये जैसे अमीबा का ही एग्जांपल लेकर चलते हैं। ये रही ब्लैक ब्लैक कलर की जो बाहर की लेयर है, इससे ये है सेल मेम्ब्रेन। और ये जो बीच में है सेंटर में ये जो बड़ा सा गोला है ये क्या है, न्यू। और ये जो बीच में ये बड़ा सा जेली टाइप का है ये क्या है, साइटोप्लाज्म है। ठीक है, अब नीचे जाते हैं, एक बार पढ़ते हैं। वेरियस अदर कंपोनेंट्स और ऑर्गेनेल्स ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। अब बहुत और भी सारे ऑर्गन्स होते हैं और भी सारे कंपोनेंट्स होते हैं सेल के, वो किस में प्रेजेंट होते हैं, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जैसे इनके कुछ नाम दे रखे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया हो गई, गोल्गी बॉडीज हो गई और राइजोबियम हो गई। ठीक है, मैं आपको एक बार बता दूंगा ये लास्ट में, ठीक है, कि साइटोप्लाज्म में कौन कौन से वो होते हैं और कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, अब दूसरा टॉपिक क्या आता है हमारा, न्यूक्लियर। पहले एक बार इसकी पिक्चर देख लेते हैं। ये जो बीच में इसके जो सेंटर में ये जो ब्लैक ब्लैक सा सब्सटेंस है ये क्या है, न्यूक्लियर है। ओके, अब इस पर जो पॉइंट्स लिखे हैं उन्हें पढ़ते हैं। इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ लिविंग सेल्स। ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है लिविंग सेल्स के लिए। इट इज़ जनरली स्फेरिकल एंड लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ सेल्स। ये क्या होता है, एक राउंड शेप में होता है और एक ये जो सेल होता है उसके सेंटर में ही होता है ये। ठीक है, न्यूक्लियर इज सेपरेटेड फ्रॉम साइटोप्लाज्म बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर जो होता है वो साइटोप्लाज्म से अलग हो रखा होता है। ठीक है, वैसे तो पिक्चर में तो सेम ही दिखता है बट वो एक एडिशनल लेयर होती है न्यूक्लियर पर जिसे हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, जो कि न्यूक्लियर को किससे सेपरेट करती है, साइटोप्लाज्म से सेपरेट करती है। दिस मेम्ब्रेन इज ऑल्सो पोरस एंड अलाउ द मूवमेंट ऑफ मटेरियल बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड इनसाइड द न्यूक्लियर। अब ये जो मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो पोरस होती है, उसमें गड्ढे होते हैं जो किसके लिए हेल्प करते हैं, मूवमेंट की मटेरियल के लिए, मैं आपको बताता हूँ। ये जो साइटोप्लाज्म में जो जितने भी सब्सटेंस होते हैं उन्हें अंदर जाने की और बाहर आने के लिए हेल्प करते हैं। ठीक है, इसलिए जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है पोरस होती है, नीचे जाते हैं। स्मॉलर स्फेरिकल बॉडीज इन द न्यूक्लियर इज कॉल्ड न्यूक्लियोलस। अब ये जो न्यूक्लियर होता है इसमें और भी स्मॉलर बॉडीज होती है जिन्हें हम लोग न्यूक्लियोल्स कहते हैं। एक बार देख लेते हैं इसकी भी पिक्चर। जैसे देख सकते हैं इसके बीच में ये जो न्यूक्लियर है बीच वाला, इसके भी बीच में एक ब्लैकिश सा पार्ट है जो कि क्या है, न्यूक्लियोलस है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। न्यूक्लियस कंटेन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोसोम्स। अब जब हम लोग एक न्यूक्लियर जो है, ठीक है, एक पूरे न्यूक्लियर की बात कर रहे हैं, अब हम लोग न्यूक्लियोलस की नहीं कर रहे हैं। अब जो पूरा न्यूक्लियर है, ठीक है, जब हम लोग उसे काटेंगे, बीच में से काटेंगे तो उसमें क्या होता है, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, मतलब एक धागे की तरह बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, दीज कैरी जीन्स। इनमें क्या होते हैं, जीन्स होते हैं। जीन्स कुछ नहीं है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जीन्स एक टाइप के होते हैं जो कि एक टाइप की चीज़ें होती हैं जो कि हमें पेरेंट्स से मिल रही होती हैं। ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें जो कि हमें पेरेंट्स से मिल रखी होती हैं वो होते हैं जीन्स। ठीक है, एंड हेल्प इन द इनहेरिटेंस ऑफ द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। जो कि किस में हेल्प करते हैं, पेरेंट्स से जो बचपन है, पेरेंट के फीचर्स बच्चों में लाने के लिए हेल्प करते हैं। वो क्या होते हैं, जीन्स होते हैं। ठीक है, द क्रोमोसोम्स कैन बी सीन व्हेन सेल इज डिवाइड। और क्रोमोसोम्स तभी दिख सकते हैं जब सेल को काटा जाए। ठीक है, जब वो डिवाइड हो रहा हो। ठीक है, आई विल एक्सप्लेन यू अगेन दैट कि ये जो न्यूक्लियर होते हैं जब हम लोग उसे काटेंगे तो उसमें खूब सारे क्रोमोसोम्स होंगे। क्रोमोसोम्स होते क्या हैं, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा क्रोमोसोम्स होंगे। अब उनमें ना कुछ ना जीन्स लगे होंगे। ठीक है, जीन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो चीज़ें होती हैं जो कि हमें पेरेंट्स से मिली होती हैं। ओके, अब नीचे जाते हैं। न्यूक्लियस इज एडिशनल डोमिनेंट न्यूक्लियस इन एडिशन इट्स रोल इन इनहेरिटेंस। न्यूक्लियर का क्या रोल होता है, हमारे पेरेंट्स की चीज़ें हमें देने के लिए एक्ट एज अ कंट्रोल सेंटर ऑफ द एक्टिव ऑफ द सेल। जो कि क्या काम करता है, सेल को कंट्रोल करने का। द एंटायर कंटेंट ऑफ द लिविंग सेल इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म। अब ये जो पूरा सेल होता है, जितना भी इसमें काम चलता रहता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, द सेल हैविंग न्यूक्लियर मटेरियल विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर टर्म्ड एज प्रोकैरियोटिक। अब वो सेल्स जिनमें न्यूक्लियर तो है पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। ठीक है, द ऑर्गेनिज्म विथ दीज काइंड ऑफ सेल्स आर कॉल्ड प्रोकैरियोट्स। ओके, वो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, जिनके पास ऐसी सेल्स होती है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, प्रोकैरियोट्स। ठीक है, अब प्रो मतलब क्या होते हैं, प्रिमिटिव, और कैरियोट्स मतलब न्यूक्लियर। ओके, अब जस्ट इसके एग्जांपल्स देखते हैं।
बैक्टीरिया हो गए, इसके पास क्या होता है, न्यूक्लियर होता है पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। अब दूसरा क्या है, ग्रीन एल्गी, जिसके पास न्यूक्लियर होता है पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। अब नीचे जाते हैं, सेल हैविंग वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियर विथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर डिजाइन्ड एज यूकैरियोटिक सेल्स। अब वो सेल्स जिनके पास न्यूक्लियर भी है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी है, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। अब वो ऑर्गेनिज्म जिनके पास ऐसी सेल्स होती हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, यूकैरियोट्स कहते हैं। ईयू मतलब यूकैरियोट्स, हाँ ईयू मतलब क्या होता है, ट्रू, और कैरियोट्स मतलब न्यूक्लियर, जिनके पास न्यूक्लियर होता है और उसके साथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी। अब नीचे जाते हैं, एनी ब्लैंक लुकिंग स्ट्रक्चर इन साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड वॉक्यूल। अब ये जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें एक छोटे छोटे से काले काले धब्बे होते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, वॉक्यूल्स कहते हैं। एक बार मैं आपको पिक्चर भी शो करता हूँ। ये रहा साइटोप्लाज्म जो कि जेली लाइक सब्सटेंस है। अब इसमें ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स है, ये रहे ब्लैकिश से धब्बे है ना, ओके। सो ये क्या है, ये हैं वॉक्यूल्स, ओके, ये डिफाइन हो गया। अब नीचे जाते हैं, हमें पता चल गया कि वॉक्यूल्स क्या होते हैं। अब नीचे जाते हैं और देखते हैं, several small colored bodies in the cytoplasm of the cell of Trachea leaf, they are scattered in the cytoplasm of the leaf, these called plastids। अब आपने कुछ मटेरियल्स ऑब्जर्व करे होंगे साइटोप्लाज्म में, ठीक है, एक ट्रासिया लीफ का नेम है ये, ठीक है, उसमें कुछ मटेरियल्स लगे होते हैं, ठीक है, जिन मतलब उसके पास डिफरेंट कलर होते हैं। क्यों होते हैं, प्लास्टिक की वजह से, ठीक है। प्लास्टिड्स जो होते हैं इनके पास डिफरेंट कलर्स होते हैं और ये बहुत छोटे छोटे होते हैं, जो कि कहाँ प्रेजेंट होते हैं, साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट होते हैं। साइटोप्लाज्म जो चीज़ है उसमें बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट होती है, ठीक है, बहुत सारे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। उन्हीं में से एक क्या है, प्लास्टिड्स है, वो भी प्रेजेंट होते हैं, जो कि क्या करता है, लीफ को कलर देता है। ग्रीन कलर प्लास्टिड्स आर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। अब वो प्लास्टिड्स जिनके पास ग्रीन कलर होता है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। ये सिर्फ प्लांट में ही पाए जाते हैं। ये क्लियर हो गए। और ऐसे ये एक दूसरा भी होता है, क्या होता है, दूसरा क्लोरोफिल भी होता है, ये हमने 7th क्लास में पढ़ा होगा मे बी, ठीक है। वो क्या होता है, वो ग्रीन कलर लाते हैं, बट जो ग्रीन कलर प्लास्टिड्स होते हैं जिनके पास ऑलरेडी ग्रीन कलर होता है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। अब नीचे जाते हैं, कंपैरिजन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स। अब हम लोग देखेंगे प्लांट्स और एनिमल सेल्स को। नीचे जाते हैं, ये रहा प्लांट्स और एनिमल सेल, देखते हैं एक बार। प्लांट सेल्स, यहाँ पर डिफरेंस दे रखा है, इन्हें पढ़ते हैं अच्छे से। एनिमल सेल में 10-30 माइक्रोमीटर इन लेंथ। अब जो एनिमल की जो सेल होती है वो कितनी अप्रॉक्स कितनी लंबी हो सकती है, 10 to 30 माइक्रोमीटर लंबी हो सकती है, ठीक है। और जो प्लांट्स की सेल होती है 10 से लेकर 100 तक 100 माइक्रोमीटर लंबी हो सकती है, ठीक है। अब जाते हैं एनिमल की सेल के बारे में, एक और पॉइंट पढ़ते हैं। टिपिकली राउंड इन और इरेगुलर इन शेप। ये क्या होती है, बहुत मुश्किल से ये राउंड होती है और इरेगुलर, इसकी जो शेप होती है वो अजीब सी ही होती है, ठीक है। और ये अब प्लांट्स की जो सेल्स होती है वो क्या होती है, रेक्टेंगुलर होती है, और इसमें क्या सी होती है, क्यूबिक शेप होती है इसकी, और जो सेल्स होती है वो रेक्टेंगुलर होती है और क्यूबिक शेप्स होती है। ये डिफरेंस पढ़ लिया। अब दूसरा यहाँ पर एक बार देख लेते हैं इनकी जो मेजरमेंट्स दे रखी है। एनिमल सेल्स के में क्या होता है, लाइसोसोम्स होते हैं, जो कि 9th क्लास में पढ़ेंगे, जो कि वेस्ट मटेरियल्स जो होते हैं वो कंटेन करते हैं। सेंट्रियोल्स होते हैं, सेल मेम्ब्रेन होती है, वॉक्यूल्स भी होते हैं। वॉक्यूल्स जो होते हैं ना वो बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में प्रेजेंट होते हैं, ज़्यादा नहीं प्रेजेंट होते, और सीलिया। बट जो प्लांट सेल होती है उसमें देखिए कितने लंबे लंबे वॉक्यूल्स हैं, ठीक है। और लाइसोसोम्स इसमें भी प्रेजेंट होते हैं। सेल वॉल प्रेजेंट होती है जो कि एनिमल सेल में नहीं प्रेजेंट होती। सेल मेम्ब्रेन होती है, और प्लाज्मोडेस्मा, ये चैप्टर में गिवन नहीं है वैसे। और क्या होता है, क्रोमोसोम्स होते हैं, ओके। सो यहाँ पर चैप्टर खत्म होता है। इफ़ यू हैव एनी डाउट, अगर आपको कोई भी डाउट हो प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में बताइए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना मत भूलना। थैंक यू।